वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने प्लेटो को पढ़ना चालू किया था, उसकी संक्षिप्त जीवनी, लाइफ स्केच और फिर उसकी कुछ किताबें जो महत्वपूर्ण थी और उसके बाद उसका संक्षिप्त राजनीतिक परिचय और पद्धतियों तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद आज हम प्लेटो के राजनीतिक जो कि दर्शन है और राजनीतिक चिंतन है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और जो राजनीतिक दर्शन है प्लेटो का, वो दो चीजों से काफी प्रभावित माना जाता है। एक तो एक शिक्षक वर्ग था तत्कालीन एथेंस में यानी यूनान में, उसे सोफिस्ट कहा जाता था। एक तो इसकी विचारधारा हम देखने वाले हैं। इस वर्ग के खिलाफ ही जो सुकरात और प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। और दूसरा जो है वो है एक गुफा का रूपक, जिसमें जो सुकरात है वो अपने छात्रों से बात कर रहा था और प्रत्यय का सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये दो टॉपिक हैं, इन्हें समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि प्लेटो का राजनीतिक दर्शन समझने में हमें आसानी होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं उन शिक्षकों के साथ जिन्होंने प्लेटो और उसके पहले सुकरात के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है। सोफिस्ट ये एक चलते फिरते शिक्षकों का वर्ग माना जाता था, जो कि कुछ धनराशि लेकर स्थानीय युवाओं को तर्क वितर्क और वाक्पटुता जैसी कला सिखाते थे। दरअसल आप यहां देखिए कि 500 ईस्वी पूर्व की बात है, जब एथेंस में यानी यूनान में एक शासक हुए थे पेराक्लीस। आपने शायद इनका नाम सुना होगा, पेराक्लीस का। इन्होंने एथेंस में लोकतंत्र की शुरुआत की थी। आप समझ सकते 500 ईस्वी पूर्व में एथेंस में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि ऐसा विश्व में और शायद ही कहीं देखने को मिलता है। भारत में हालांकि थोड़ा सा ऐसा सुनने में आता है, बाकी हाँ व्यवस्थित रूप से एथेंस में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पेराक्लीस ने लोकतंत्र के बीज डाल दिए थे। अब जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो इसके साथ ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एथेंस वासियों को मिलने लगी और इन्हीं स्वतंत्रताओं में और बोलने और विचार की आजादी के कारण एक वर्ग वहां तैयार हुआ जिसे भ्रमणशील शिक्षक कहा जाता था, जो स्थानीय युवाओं को तर्क और वाक्पटुता जैसी कलाएं सिखाते थे। ये जो वर्ग था वो कुल मिला के उन्हें आधा शिक्षक कहना चाहिए, और कुछ लोगों ने प्रोफेसर टाइप से भी बोलते हैं, कुछ लोगों ने विचारक भी कहते हैं। तो ये वर्ग चलते फिरते हुए अपने काम करता था। और एक बात और, ये मूल यूनानी नहीं थे, यूनानी नहीं थे, ये बाहरी लोग थे। और जो कि बाहरी लोगों को यूनान में मैटेक्स कहा जाता है। हालांकि ये तो आएगा तो नहीं, हालांकि याद रखिएगा। और जो यूनानी मूल के लोग होते हैं और वो अपने आप को हेलेनिक्स कहना पसंद करते हैं। चलिए यहां देखते हैं। तो जो सोफिस्ट थे वो प्रमुख सोफिस्ट जो हुए हैं प्रसिद्ध, उसमें एक थ्रेसिमैक्स है, जिसका हम न्याय से संबंधित सिद्धांत अगले लेक्चर्स में शायद देख लेंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक। तो थ्रेसिमैक्स है जिसका न्याय का सिद्धांत है, और ये माइट इज राइट वाला सिद्धांत है। इसके बाद जॉर्जियास और प्रोटागोस, ये आपने देखे होंगे कि ये प्लेटो के दो डायलॉग के भी नाम हैं, जॉर्जियास और प्रोटोगोरस। वो इन्हीं के नाम पे रखे गए हैं, सोफिस्टों के नाम पे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो सोफिस्ट वर्ग था उसके प्रमुख विचार थे। आप विचारों को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो इनके विचार थे, इन्हीं के खिलाफ सुकरात और प्लेटो काम किया करते थे तत्कालीन समाज में। ठीक है, तो सोफिस्टों का प्रमुख विचार था भौतिकतावादी थे। जैसे कि आज की दुनिया भौतिकतावादी मानी जाती है, तब ये भौतिकतावादी विचार के थे, व्यक्तिवादी थे। व्यक्तिवादी एक सोफिस्ट हुए हैं प्रोटोगोरस, ये ऊपर जिनका नाम लिखा है। इनका प्रमुख कथन है कि मानव
है वो सभी वस्तुओं का मापदंड है, मतलब मानव सभी वस्तुओं का मापदंड है। तो कुल मिला के ये मानव को चिंतन के केंद्र में ला दिए थे सोफिस्ट, इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी कहा जाता है। ये अनिश्वरवादी थे, ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को लेकर संशयवादी व्यक्तिकोण अपना रखते थे। इसके बाद मानवतावादी थे, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं कि यह मानव को सभी वस्तुओं का मापदंड मानते थे, और व्यक्तिवादी भी थे, और ये सापेक्षवादी थे। आप जैसे वर्तमान समय में एक अवधारणा पढ़ी होगी उत्तर आधुनिकतावाद की, तो यह भी सापेक्षवादी अवधारणा मानी जाती है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज अंतिम है, ईश्वर अंतिम है या वही सब कुछ है। इसके विपरीत, जैसा कि मैंने कहा कि प्लेटो और जो सुकरात है उनके सिद्धांत सोफिस्टों के विपरीत माने जाते हैं। तो सुकरात और उसके बाद प्लेटो ये मानते थे कि जो वाद विवाद और तर्क वितर्क के द्वारा हम अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इस शैली को, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कल, संवाद कहा जाता है। तो संवाद शैली के द्वारा हम अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं, अंतिम सत्य की खोज की जा सकती है, और अल्टीमेटली जो वो तर्क वितर्क के द्वारा सत्य निकलेगा वही असली ज्ञान है। और एक सुकरात का इस बारे में फेमस कथन भी है कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो वो इसी ज्ञान की बात करते थे, जो इसे सद्गुण भी कहा जाता है। इसे हम आगे प्रत्यय का सिद्धांत, जो कि इसी से रिलेटेड विचार वाले, उसमें हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग सोफिस्टों को समझ गए होंगे। ये संक्षिप्त में कहा जाए तो एक शिक्षकों का वर्ग था, जो कि घूमते फिरते थे, युवाओं को तर्क और वाक्पटुता सिखाते थे, उसके बदले उनसे धन लेते थे, और बाकी उस समय इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था तत्कालीन समाज में। इन्हीं के खिलाफ फिर सुकरात खड़े हुए और प्लेटो खड़े हुए, जो कि अपने सिद्धांत लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कि अगली बात की थी मैंने कि एक सिद्धांत और है जिसका बहुत प्रभाव माना जाता है। जी हाँ, वो आप देख सकते हैं, गुफा का रूपक। ये एक कहानी है, कहानी, या जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्लेटो की जो पद्धतियां थी उनमें एक पद्धति थी सदृशात्मक, यानी एनालॉजिकल, यानी एक चीज की समानता दूसरी चीज से बिठाने की कोशिश। तो इसी कड़ी में जो प्लेटो महोदय के गुरु थे सुकरात, आप याद रखिएगा ये गुफा का रूपक सुकरात से संबंधित है। सुकरात ही इसे इसकी अवधारणा देते हैं। ये एक कहानी है, मिथक टाइप से है, मतलब यह सत्य नहीं है, एक ऐसी कहानी उन्होंने बनाई थी एक चीज को समझाने के लिए, जिसे हम आगे देखेंगे। वो क्या था? वो था आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने इस कहानी की रचना की थी। इसे हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में। तो फिलहाल हम ये कहानी समझ लेते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस कहानी को समझते हुए आप अपना लॉजिक या ज्ञान ना लगाएं। जो जैसी एज इट इज सुकरात महोदय ने कहानी अपने शिष्य ग्लूकोन को समझाई थी, तो वैसे ही हम इसे समझें, तो आई होप आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आइए हम देखते हैं ये गुफा का रूपक या गुफा का जो एक कहानी है वो क्या थी। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये एक गुफा है, ये चारों ओर एक गुफा बनी हुई है, जिसमें ये कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और आजीवन ये जन्म से ही ऐसे बैठे हुए हैं। सुकरात महोदय ने ऐसा बताया है कि ये हाथ पांव जकड़े हुए हैं इनके, और ये अपना सिर नहीं हिला सकते, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये गुफा का द्वार इस साइड है, बाहर की ओर है, और ये पीठ करके इसकी ओर ऐसे, जो गुफा द्वार है उसकी ओर करके बैठे हुए हैं। ये जन्म से ऐसे ही बैठे हुए हैं। और एक चीज और है, जो गुफा का द्वार है, यहां से सड़क निकली हुई है एक, तो ये ऐसे ही बंधे हुए हैं, और इस द्वार से कुछ कुछ प्रकाश भी यहाँ आता है। और जैसा कि बताया कि ये सड़क है, तो इस पर से जब लोग गुजरते हैं और यहीं से प्रकाश आता है, तो इन्हीं की परछाई इस दीवार पे पड़ती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब चूंकि ये लोग जो यहाँ पे बंदी टाइप से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं नीचे, उन्होंने यह जन्म से परछाइयां ही देखी हैं। यहाँ से भेड़ बकरियां निकलती हैं, उनकी परछाइयां, जो इंसानों की परछाइयां, तो वो इन्हें ही सत्य मान लेते हैं, इन्हें ही दुनिया मान लेते हैं। जबकि आप समझ रहे होंगे कि सत्य ये परछाइयां नहीं है।
बल्कि सत्य वो है जो इस सड़क से लोग निकलते हैं, यहाँ से निकलने वाली वो, ये तो सिर्फ परछाइयां हैं। तो ये इस गुफा की कहानी है। आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में गुफा की सीख नाम से इस रूपक का वर्णन मिलता है। हमने कल देखा था कि जो प्लेटो की पुस्तकें हैं उन सब में उनका हीरो सुकरात है। जो सुकरात के ही संवाद हैं वो प्लेटो ने लिखे थे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक में गुफा की सीख का वर्णन जरूर है, लेकिन वो मूलतः सुकरात से रिलेटेड है, जिसके माध्यम से सुकरात प्लेटो के भाई ग्लूकोन को, ये चीज पूछी जा चुकी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं। ठीक है। तो आत्मज्ञान के बारे में सुकरात समझाते हैं प्लेटो के भाई ग्लूकोन को इस कहानी के माध्यम से। गुफा में कैद व्यक्तियों ने आजीवन परछाइयां ही देखी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, इसलिए वे इन्हें ही सत्य मान बैठे हैं। किंतु अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति मुक्त होकर वास्तविक प्रकाश को देखे तो उसे वास्तविक सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो, ये थोड़ा सा इसमें हाइपोथेसिस जोड़ रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर यहाँ से उठ के कैसे भी करके मुक्त हो जाए और यहाँ से बाहर निकल जाए इस दरवाजे से, जिसकी ओर कभी इन्हें देख नहीं पाया है कि यहाँ है क्या एक्चुअली, तो उनकी जो है भीतरी आंखें खुल जाएंगी। आप इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, भीतरी आंखें, वास्तविक सत्य और जो कि प्रकाश, और एक शब्द और परछाइयां। ये पूछे जाते हैं कि किससे रिलेटेड शब्द हैं, तो प्लेटो से है अगर ऑप्शन में सुकरात ना हो तो अगर ये बाहर निकल के देखेंगे तो इनकी भीतरी आंखें खुल जाएंगी। इस घटना से उस मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्दावली है, और उसकी आत्मा प्रकाशवान हो जाएगी। आत्मा क्या है, वो प्रकाशवान हो जाएगी। जी हाँ। यहां से एक व्यक्ति उठेगा, बाहर जाएगा, तो वो अल्टीमेटली उसकी आत्मा में परिवर्तन होगा। जो जिंदगी भर से उसे सत्य लग रहा था वो झूठ साबित हो जाएगा और सत्य कुछ और ही निकलेगा। तो परिवर्तन होगा और यहाँ से उसकी आत्मा प्रकाशवान हो जाएगी, उसकी आत्मा में ज्ञान आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि सुकरात महोदय बड़ी अच्छी कहानी सुना तो रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट एम क्या है, ये सुना क्यों रहे हैं, इसके सीख क्या है इससे, तो हम अगले पेज पे से देखेंगे। यहाँ जी हाँ, जो गुफा की सीख है या इस कहानी का अल्टीमेट एम क्या है वो हम यहाँ जानते हैं 3 बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु यह है कि हम सभी मनुष्य बंदी गृह में हैं। प्लेटो महोदय कहते हैं कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो जैसे गुफा में लोग हैं, उसी प्रकार बंदी हैं, जो कि भौतिक जगत को यानी मकान, संपत्ति और शरीर को सत्य माने बैठे हैं। यानी भौतिक उपभोग में उलझे हुए हैं, जो कि एक विचार जगत है उसको सत्य ना मान के भौतिकता में उलझे हुए हैं और उसे ही सत्य मानते हैं। इंद्रिय सुखों को सर्वोत्तम मानते हैं, जैसे कि विचारधारा आज वर्तमान समय में चल भी रही है। परंतु सत्य यह है कि यह वास्तविक दुनिया की छाया प्रति है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं इससे पहले कि ये प्लेटो और सुकरात वास्तविक दुनिया की चर्चा तो करते हैं, लेकिन यह बताते नहीं कि कैसी होगी, कौन है, सिर्फ इसका एक अलंकरण के रूप में यूज करते हैं, जो कि विचार जगत है। जो कि भौतिकवादी दुनिया, तो इसे वर्तमान समय को बोलते हैं कि ये भौतिकवादी दुनिया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य वो मानते हैं जो कि विचार वाली दुनिया है या प्रत्यय वाली दुनिया है, और इसी से रिलेटेड उनका प्रत्यय का सिद्धांत भी है। तो इस दुनिया को बार बार चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इसके बारे में और कुछ नहीं बताते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सीधा से ऐसी समझिए कि जो वास्तविक दुनिया है कि छाया मात्र है यह दुनिया, लेकिन वो वास्तविक दुनिया क्या है, कैसी है, कुछ नहीं बताते ये लोग। उनके डायलॉग में ऐसा कुछ नहीं है। आइए इसे ही आगे देखते हैं, यही दुनिया की चर्चा। जो दृश्य दुनिया है, यानी जिस दुनिया को हम आज देख पा रहे हैं, वह नित्य जगत है, मतलब वो शाश्वत नहीं है, वो नश्वर है। और जो तात्विक जगत है, यानी जो कि वास्तविक जगत है जिसकी ये बात करते हैं, उसे तात्विक भी बोला जाता है। वो प्रत्यय जगत है, यानी विचारों का जगत है। प्रत्यय का अर्थ होता है विचार, जैसे कि हम इसकी 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं इस प्रत्यय के सिद्धांत की। वो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय के सिद्धांत क्या है, जो कि विचार जगत को सत्य मानता है, वो शाश्वत है और पूर्ण सत्य है।
तो विचार जगत कैसा है? सत्य है, शाश्वत है और पूर्ण सत्य है। ठीक है, तो आपको गुफा की सीख के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि सुकरात महोदय समझाना चाह रहे थे कि हम केवल अभी परछाइयां ही देख रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। गुफा के रूपक का सार यह है कि उत्पादक वर्ग जो है गुफा में कैद मनुष्य है की भांति है। यानी जो उत्पादक वर्ग है वो गुफा में कैद है और सत्य नहीं पहचान पा रहा, इसलिए एक दार्शनिक व्यक्ति की जरूरत है इस राज्य को चलाने के लिए। और अल्टीमेटली वो अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और दार्शनिक राजा के हाथ में दुनिया का शासन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से उनका दार्शनिक राजा जो कि उनके आदर्श राज्य को संचालित करेगा, उसके हाथ में ये बागडोर देने की बात कर रहे हैं इस गुफा के रूपक के माध्यम से। तो इससे अल्टीमेटली दो सीख है, एक तो दार्शनिक राजा वाली मुख्य सीख और दूसरा नीचे लिखिए, गुफा का रूपक प्रत्यय के सिद्धांत को समझाने के लिए उपयोग किया गया है। आई होप आप दोनों चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, प्रत्यय का सिद्धांत और गुफा का रूपक कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे प्रत्यय के सिद्धांत की व्याख्या सुकरात महोदय गुफा के रूपक के माध्यम से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जो सिर्फ देख रहे हैं वो परछाइयां मात्र हैं, वास्तविक जगत कुछ और है, जो कि ये सच नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। अल्टीमेटली हम दोनों चीजें देख चुके हैं जिसका प्लेटो के दर्शन पर बहुत प्रभाव था, एक तो सोफिस्ट लोग और दूसरी गुफा का रूपक, जहां से वो अपने दर्शन को स्थापित करते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। जो रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय उसके द्वारा प्रस्तावित एक आदर्श राज्य है। तो आदर्श राज्य क्या है? जो कि प्लेटो ने एक प्रस्तावित राज्य बनाया है, एक छवि काल्पनिक राज्य बनाया है कि राज्य को कैसे बेहतर चला सकते हैं, कौन कौन उसमें 3 वर्ग होंगे हम देखने वाले हैं, कैसे उनके कामों का बंटवारा होगा, कितनी उनकी जनसंख्या होगी और कैसे उनमें आंतरिक न्याय स्थापित करके एक दूसरे के हस्तक्षेप को रोका जाएगा। ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। कैसी वहां शिक्षा पद्धति होगी, वहां का साम्यवाद का एक सिद्धांत है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम देखने वाले हैं सब, और अल्टीमेटली इसकी फिर आलोचनाएं भी कुछ हैं। तो हम ऐसे आदर्श राज्य को देखने वाले हैं जो कि प्लेटो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सामान्य प्लेटो का प्रस्तावित राज्य साम्यवादी राज्य है। आपको ये शब्द बहुत सुनने मिलेगा, साम्यवादी राज्य या ऑर्गेनिक स्टेट या जैविक राज्य, ये शब्द एक ही है तीनों, याद रखिएगा। जैविक से शायद आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जैविक का अर्थ होता है जो चीज विकसित हुई हो, एक स्टेज बाय स्टेज विकसित हुआ हो चीज। जैसे कि मनुष्य माने जाते हैं कि पहले बंदर थे, फिर उसके बाद एक गोरिल्ला टाइप की प्रजाति आई, फिर होमोसेपियंस आए, फिर होमोसेपियंस सेपियंस आए। तो ये विकास की प्रक्रिया में मनुष्य वर्तमान परिदृश्य जो कि हमें दिखाई देते हैं या हम हैं, वो एक विकास के माध्यम से आए। एक अल्टीमेट चीज सीधी बन के सामने नहीं आई है। जैसे कि आज मनुष्य ने रोबोट बनाया है, तो वो ऐसा अगर कोई सीधा रोबोट बनाया गया तो उसे हम विकास नहीं बोलेंगे, वो सीधा एक कृत्रिम चीज है। या जैसे किसी पेन या पेंसिल को बनाया गया तो उसका विकास थोड़ी हुआ कि भाई पहले इतनी छोटी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई और आज इतनी बड़ी हो गई। नहीं, ये सीधा पेन बना होगा तो इतना ही बना होगा, ये कृत्रिम होता है। ठीक है, जो सोफिस्ट लोग थे वो कृत्रिम मानते थे, वो बोलते थे कि राज्य कृत्रिम है और मनुष्य ने सामाजिक समझौता करके बनाया है। इसके विपरीत प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, ये तीनों लोग मानते थे कि यह कृत्रिम है। ओके, और इसके अलावा राज्य की कुछ और विशेषताएं और हैं। अगर कोई चीज कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है या विकसित है, तो वो अल्टीमेटली प्राकृतिक तो होगी, वो स्वाभाविक है, यानी अपने आप बनी है, आवश्यकताओं के अनुसार बनी है। नैतिक है, राज्य को नैतिक माना गया है, जो कि नैतिक रूप से अच्छा है। और अच्छा इस सेंस में है कि आप ऊपर देखें, बता चुका हूं मैं और आगे पढ़ेंगे, इसमें शिक्षा का सिद्धांत है, साम्यवाद है, संपत्ति के बंटवारों को लेकर भी चीजें हैं और लोगों के कल्याण की बात की गई अल्टीमेटली कि हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं। तो यह नैतिक भी हो गया। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसका क्रमबद्ध विकास हुआ है। जैसे कि प्लेटो महोदय मानते थे कि अल्टीमेटली पहले व्यक्ति होता है, फिर व्यक्ति से बड़े होके वर्ग बनते हैं, वर्ग भी 3 बनते हैं। अभी थोड़ा सा अगली स्लाइड पर हम उसे देखने वाले हैं वर्गों को कि कैसे 3 वर्गों से फिर अल्टीमेटली एक
राज्य का निर्माण होगा जो कि प्लेटो का आदर्श राज्य होगा। ठीक है, तो ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है। ये आप यहाँ से समझ गए होंगे कि व्यक्ति से पहले वर्ग बना और फिर राज्य बना, यानी व्यक्ति को बड़ा करके ही अल्टीमेटली राज्य का निर्माण किया गया है। आइए कुछ परीक्षा की दृष्टि से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि इस राज्य की आधारशिला क्या होने वाली है, तो न्याय का सिद्धांत। जैसे कि हम कल भी इसकी चर्चा कर चुके हैं और आज भी 2-3 बार हो चुका है न्याय की सिद्धांत की। यह आंतरिक न्याय है जो अंदर से आता है और बाकी हम इसे देखने वाले हैं और कल देख लेंगे इससे। आज थोड़ा सा इसे बस याद रखिएगा कि इसकी आधारशिला न्याय सिद्धांत है और इसके आधार स्तंभ शिक्षा योजना और साम्यवाद है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि 25 साल पहले ये प्लेटो महोदय कहाँ साम्यवाद की बात करते होंगे, तो आप समझिए कि वो लोग कहाँ सोचते होंगे और कहाँ जीवन जीते होंगे, कितना बौद्धिक स्तर रहा होगा उस टाइम पे कि साम्यवाद जैसी चीजों की भी चर्चा कर लेते हैं। और एक फिर मैक्सी महोदय भी हुए हैं, तो वो कहते हैं कि प्लेटो अगर आज जीवित होते तो लालों के भी लाल होते, जो कि लाल शब्द हमारे यहाँ रेफरेंस किया जाता है मार्क्सवाद को या कम्युनिस्टों को, तो बोलते हैं कि ये उनके भी लाल होते या और ज्यादा एज इट इज कम्युनिस्ट विचारधारा के होते प्लेटो। बाकी क्योंकि उन्होंने उतने समय पहले साम्यवाद की चर्चा कर दी थी। इसके अलावा 2 सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत और हस्तक्षेप का सिद्धांत, हम इन्हें अगली स्लाइड में अच्छे से समझने वाले हैं। जहां हम वर्गों की चर्चा करेंगे वहां पे वर्गों के बीच कार्यों का विभाजन होगा और एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप ना करे, इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगर ये दोनों लागू हो जाए तो यही कुल मिला के न्याय का सिद्धांत होता है कि कार्य का विशिष्टीकरण हो गया, अपने जो अंदर से आपने अपनी योग्यता पहचानी उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो वो एक न्याय हो गया। और अब हस्तक्षेप का सिद्धांत भी लागू होता है कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आइए अब प्लेटो महोदय का जो राज्य है आदर्श राज्य, इसकी थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और थोड़ा सा इसे डीप में जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, वर्ग क्या थे, जरूरतें क्या थी, गुण क्या थे और फिर अल्टीमेटली न्याय और कार्य विशेषीकरण और हस्तक्षेप का सिद्धांत भी यही समाप्त हो जाएगा आज। देखिए प्लेटो महोदय जब अपने चिंतन को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और तो बताते हैं कि राज्य की उस समय 3 आवश्यकताएं थी जो कि हमें एक राज्य से जरूरत है। राज्य को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी, एक तो शासन, दूसरा साहस और तीसरा उत्पादन। जो कि राज्य करेगा, शासन करेगा, वो राजा होगा, और साहस चाहिए सैन्य वर्ग के रूप में जो रक्षा करेगा, और उत्पादन हमें खाने पीने या उत्पादन के लिए सामान चाहिए और उपभोग के लिए, ताकि लोगों के जीवन आसान बनाया जा सके। इसी के साथ अगर कोई वर्ग शासन करेगा तो उसके लिए प्लेटो महोदय ने जो योग्यता निर्धारित की थी वो बुद्धि की थी, विजडम की थी। अगर किसी के पास शासन के लिए योग्य होना है किसी को, तो उसके लिए बुद्धि अनिवार्य है और उसका परीक्षण शिक्षा की पद्धति के माध्यम से होगा। वो हम कल समझेंगे उनकी शिक्षा पद्धति के द्वारा। आप समझ लीजिए कि उसमें बुद्धि होनी चाहिए अगर आपको शासन करना है तो। और अगर अल्टीमेट आपके पास बुद्धि हो गई, आपने ये साबित किया शिक्षा पद्धति के द्वारा, तो आप शासक बन जाएंगे। शासक यानी उनका दार्शनिक राजा। और दूसरा वर्ग आता है उनका, पहला वर्ग शासन हो गया और दूसरा साहस हो गया। साहस की आवश्यकता हुई यानी करेज की आवश्यकता हुई, तो सद्गुण भी आपको साहस ही चाहिए होगा। और जिस वर्ग के पास साहस होगा उन सबको मिला के एक सैन्य वर्ग का निर्माण किया जाएगा। तो एक सैन्य वर्ग हो गया और दूसरा शासक वर्ग हो गया। और एक चीज और यहाँ देख लीजिए कि इन दोनों ऊपरी वर्गों को मिला के संरक्षक वर्ग होता है, संरक्षक वर्ग। ओके, तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को मिला के एक भाषा में प्लेटो महोदय ने संरक्षक वर्ग कहते हैं। अब तीसरा जो वर्ग है वो उत्पादन से संबंधित है। इसमें संयम का गुण होना चाहिए, और जिसमें संयम का गुण होगा वो सब मिलके उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे और उत्पादन की गतिविधियों को काम करेंगे। ये लोग राज्य की रक्षा के काम आएंगे और ये राज्य को संचालित करेंगे। तो प्रथम में सब इनकी बात मानेंगे जो राजा होगा। और इससे रिलेटेड एक बात और आपके दिमाग में आई होगी कि ऐसा क्या ही होगा कि लोग शासक की बात माने। तो हम अगली स्लाइड में चलने वाले हैं। एक शब्द आता था उदात्त झूठ करके, जो कि प्लेटो महोदय ने गढ़ा है और एक टाइप से प्रोपोगेंडा टाइप से है। तो आप समझिए कि तब भी राज्य को संचालित करने के लिए और राज्य के स्थायित्व के लिए प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जाता था।
आइए अब हमने 3 वर्ग बना लिए। एक वर्ग था अपना शासक वर्ग, एक वर्ग हो गया अपना सैन्य वर्ग और तीसरा वर्ग हो गया उत्पादक वर्ग। इन्हीं 3 वर्गों से मिलके हमारा जो प्लेटो महोदय का आदर्श राज्य है उसका निर्माण हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये शासक वर्ग हो गया, ये सैन्य वर्ग हो गया और ये उत्पादक वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ जो कि पिछले स्लाइड में हम 2 सिद्धांत छोड़ दिए थे, मैंने बताया था कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप का सिद्धांत। तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत ये है कि अगर आपने एक बार बुद्धि के हिसाब से अपना वर्ग शासक चुन लिया तो फिर आप इसी वर्ग में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद छोड़ के नहीं बोले अब हमें सेना में भर्ती होना है या हमें बिजनेस करना है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने अपने आप में संयम का गुण देखा तो फिर वो उत्पादक वर्ग में ही रहेगा। ना वो चाहते हुए भी सैनिक का काम नहीं कर सकता कि अपना उत्पादक वर्ग का काम छोड़ के कुछ समय बाद वो सैनिक में शामिल हो जाए। तो यहाँ बीच में लाइन जो खींची है मैंने वो इसी का प्रतीक है कि यहाँ हस्तक्षेप का सिद्धांत लगेगा कि आप इस वर्ग से इस वर्ग में या इस वर्ग से इस वर्ग में ट्रांसफर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफर नहीं होंगे तो आप अपना ही एक विशेष काम करेंगे, तो जिसे कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जो एक काम एक विशेष वर्ग को सौंपा गया है उसे ही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। और अगर इसके हिसाब से कार्यों का बंटवारा हो गया और हस्तक्षेप का सिद्धांत लागू हो गया तो अल्टीमेटली यही उसका न्याय का सिद्धांत है। और ये निर्धारण कैसे होगा, ये आंतरिक आधार पर होगा। तो न्याय का सिद्धांत भी उसका आंतरिक ही है, ये बाह्य न्याय नहीं है। कल भी मैंने बताया था जो कोर्टों और अदालतों के द्वारा मिलता है ये आंतरिक न्याय है, जो कि मनुष्य अपने हिसाब से अपने कार्यों का निर्णय करता है और फिर अल्टीमेटली एक वर्ग का निर्माण करता है। और यहीं आप देख लीजिए, पहले एक वर्ग होगा, वो व्यक्ति होगा, वो अपने गुण का निर्धारण करेगा और गुण के द्वारा वो एक वर्ग में शामिल होगा और फिर वर्ग मिलकर पूरा राज्य बना देते हैं। तो इस हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं और फिर एक राज्य के रूप में आदर्श राज्य का निर्माण हो जाता है। चलिए, अब इसके अलावा जो मैं यहाँ बात कर रहा था कि शासक वर्ग को जो कि सर्वोच्च भूमिका दी गई है, आदर्श की एक पराकाष्ठा पे उसे स्थापित किया गया है दार्शनिक राजा के रूप में। तो ऐसी क्या बातें हैं कि दार्शनिक राजा की बात सब माने? तो इसके लिए 2 चीजें बताई थी प्लेटो महोदय ने, जिसे हम यहाँ देखने वाले हैं। एक तो चीज है उदात्त झूठ या नोबल लाई, और दूसरी चीज यही देख लेते हैं वो है प्रेस पर सेंसरशिप। प्रेस पर सेंसरशिप, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसा आज भी चलता है प्रेस और भारतीय मीडिया के तो क्या ही कहने, आप सब जानते होंगे। तो भाई प्रेस पर सेंसरशिप का सीधा सा मतलब ये होता है कि प्रेस की निगरानी करना, वो क्या छाप रहा है, क्या सरकार के बारे में दे रहा है। तो एक तो इसकी निगरानी करो और दूसरा उदात्त झूठ, इसके माध्यम से राज्य बचा रहेगा। चूंकि दार्शनिक राजा के अंदर सब काम करते रहेंगे और व्यवस्था चलती रहेगी, तीनों वर्ग अपने अपने हिसाब से काम करेगा, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत लागू होगा, हस्तक्षेप के द्वारा कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए प्रेस की सेंसरशिप के बाद आपको उदात्त झूठ से मिलवाते हैं ये क्या प्रोपेगेंडा था जो प्लेटो महोदय लगभग 2500 वर्ष पहले फैला रहे थे। तो प्लेटो महोदय कहते हैं कि आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए तथा उसके विकास के लिए यह तर्क आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक वर्ग अपनी हद और क्षमता में ही रहे। यानी एक जो राज्य है, व्यवस्था हमने बनाई है पूरी राज्य, उसके बिगड़े ना, इसके लिए अपनी अपनी सब हदों में रहे। इसे एक वर्ग माने तो ये वर्ग अपनी इस हद में रहे, ये वर्ग अपनी इस हद में रहे, या बीच में इंटरफेयर ना करे। तो इस हद और क्षमता बनाई रखे, और इसके लिए इस मिथक को संपूर्ण समाज में फैलाया जाएगा और इससे सबका भला होना है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य रहेगा तभी तो व्यक्तियों का अस्तित्व रहेगा ना। तो प्लेटो महोदय कहते हैं इस झूठ भले है लेकिन ये इस झूठ से समाज का भला है, इसलिए इसे उदात्त झूठ या शाही झूठ भी कहा जाता है। शाही झूठ या नोबल लाई, मतलब जो झूठ है लेकिन अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटो महोदय का मानना था कि इस झूठ को दार्शनिक राजा के माध्यम से फैलाया जाएगा, और दार्शनिक राजा के माध्यम से ही क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी छवि बना दी जाएगी शिक्षा के द्वारा या फिर प्रोपोगेंडा के द्वारा कि वो झूठ नहीं बोलता, निष्ठावान है, सत्यवान है। तो यही झूठ फैलाएगा और
सत्यवान की छवि बनाने के बाद दार्शनिक राजा झूठ फैलाएगा। तो मतलब क्या ही दिमाग लगा रहे होंगे लोग। तो दार्शनिक राजा के द्वारा ही इस झूठे मिथक का प्रचार किया जाएगा। और मिथक क्या होगा कि जो मानव धरती से पैदा होते हैं उनके शरीर विभिन्न धातुओं से बने हैं। आप समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ भारत में हिंदू धर्म से रिलेटेड वर्ण व्यवस्था में जो वर्णों का विभाजन है उसमें भी जो ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग का जन्म हुआ है। तो कुछ उसी प्रकार का प्लेटो महोदय भी यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने हुए हैं विभिन्न वर्गों के शरीर। अगर आप शासक वर्ग हैं तो आपका जो शरीर है वो सोने से बना हुआ है। साहसी वर्ग से संबंधित है तो आपका शरीर चांदी से बना हुआ है। और अगर तृष्णा रखने वाला उत्पादक वर्ग से आप संबंधित हैं तो आपका शरीर कांसे से बना हुआ है। ये अलग अलग धातुएं हैं चूंकि आप यहाँ मूल्यों के हिसाब से देख सकते हैं कि सोना आज भी सबसे ज्यादा मूल्यवान है, उस समय भी सबसे ज्यादा मूल्यवान था, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। क्योंकि सोना सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो इस हिसाब से दार्शनिक राजा जो शासक वर्ग से संबंधित है उसकी बात सब मानेंगे, उसका आदर करेंगे, उससे निष्ठावान रखेंगे। और इसी निष्ठावान होने का फायदा प्लेटो महोदय यहाँ उठा रहे हैं। इसी के द्वारा एक सर्कल बना रहे हैं कि वो निष्ठावान है तो उससे झूठ बोलवा और उससे झूठ बोलवा के साबित करवाओ कि मैं निष्ठावान हूँ। तो ये अल्टीमेटली एक चक्र बन गया और इसी प्रोपेगेंडा की सहायता से प्लेटो महोदय अपने आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, उसको संरक्षित करते रहना चाहते हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है जो कि जर्मन एक दार्शनिक है नीत्शे। आप इन्हें आगे पढ़ेंगे, जब हीगल महोदय को पढ़ेंगे तब भी हम इन्हें पढ़ेंगे और अरविंदो को पढ़ेंगे भारतीय में दार्शनिकों में, तब भी नीत्शे का जिक्र होता है। तो ये एक जातिगत श्रेष्ठता से संबंधित इनका एक सिद्धांत भी है नीत्शे का और हम इसे आगे देखेंगे। इनकी एक बार और चर्चा होगी जब प्लेटो का ही वो साम्यवाद से संबंधित सिद्धांत आएगा और बच्चों के लालन पालन से रिलेटेड जो प्लेटो ने बात की है तब नीत्शे का जिक्र एक बार और आएगा। आइए अब हम वर्तमान संदर्भ में यानी शाही झूठ के संदर्भ में जो प्लेटो की आलोचना की है नीत्शे महोदय ने उसे देख लेते हैं। झूठ से अन्यायी समाज का निर्माण होगा। तो नीत्शे महोदय कहना चाह रहे हैं झूठ से अन्यायी समाज का निर्माण होगा, ना कि सही समाज का। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि आप बोए पेल बबूल का तो आम कहाँ से पाए, वही बात यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। बाकी आपको ये उदात्त झूठ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। उदात्त झूठ बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है जो आदर्श राज्य को बनाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए प्लेटो महोदय दार्शनिक राजा की सहायता से पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं कि जो शासक वर्ग है वो सोने से बना हुआ है, जो साहसी वर्ग है यानी सैनिक वर्ग है वो चांदी से, तृष्णा रखने वाला उत्पादक वर्ग है वो कांसे से बना हुआ है। इस प्रकार सभी अपने अपने वर्ग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उस धातु से बना हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं उस वर्ग में नहीं जा सकता। क्योंकि सब अपनी हद में रहेंगे और क्षमता में रहेंगे तो संपूर्ण समाज का इसी में भला और समाज आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहाँ समाप्त करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अंत तक जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। कल हम शिक्षा पद्धति प्लेटो की, इसके अलावा शिक्षा पद्धति, उसका साम्यवाद, उसका न्याय का सिद्धांत वैसे आज देख लिया है, कल और थोड़ा से अच्छे से देख लेंगे और 3 वर्गों का सिद्धांत ये सब देख लेंगे और लगभग कल हम प्लेटो को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अभी आपको कुछ फैक्ट कम लग रहे होंगे, मैंने जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फैक्ट डालेंगे तो आप उतना नहीं समझ पाएंगे। फैक्ट के लिए अलग से मैं एक चार्ट शीट दे दूंगा। उसके अलावा ये जो सारी पीपीटीज हैं और इसके जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में प्लेटो के, और इसके बाद हम जो सारे लेक्चर्स लेंगे वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो अगर मैं रोज रोज ये बोलना भूल जाऊं कि आपको ये पीडीएफ और ये पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी तो आप ये अंडरस्टूड रहे कि आपको ये मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लेक्चर्स और पीडीएफ फ्री में मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। कल अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।